नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम सीटीईटी और यूपीटीटी जैसे शिक्षण परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी नोट्स पर बात करने वाले हैं। पर हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे। आज हम एक कहानी समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। ये कहानी है कि कैसे पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदलने की एक बहुत गहरी कोशिश की है। बिल्कुल। ये जो नोट्स है ना, NCF 2005, RT 2009 और NEP 2020, ये अलग-अलग दस्तावेज नहीं हैं। नहीं, ये एक ही कहानी के 3 बहुत जरूरी अध्याय आप कह सकते हैं। हाँ, पहला अध्याय एक सपना देखना कि पढ़ाई हो तो कैसी हो। दूसरा, उस सपने को हर बच्चे का कानूनी हक बनाना। और तीसरा अध्याय है उस सपने को आज की 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करना। और इन सब के बीच में एक सवाल है कि एक बच्चा सीखने के लिए तैयार होता कैसे है, रखता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 2005 से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF, इसका नारा ही अपने आप में एक क्रांति था। शिक्षा बिना बोझ के। ये सुनते ही मेरे मन में तो अपने स्कूल के दिनों का वो भारी भरकम बस्ता याद आ जाता है। हम सबके मन में वही तस्वीर आती है। एनसीएफ ने बेसिकली उसी सोच पर हमला किया। उसने कहा कि ज्ञान किताबों के वजन से नहीं बल्कि सीखने की खुशी से मिलता है। ये एक दार्शनिक दस्तावेज था जिसने पूछा, भाई हम बच्चों को सिखाएं कैसे? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी ने रटने वाली शिक्षा को सीधी चुनौती दी। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए, जिसका एक्रोनिम है LREAD। तो L से शुरू करते हैं, लाइफ, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। पर इसका मतलब क्या ये है कि टीचर हर पाठ के लिए बच्चों को स्कूल के बाहर ले जाए? ये कितना प्रैक्टिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका मतलब हर दिन फील्ड ट्रिप पर जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है क्लासरूम की दीवारों को तोड़ना। मतलब अगर आप गणित में लाभ हानि पढ़ा रही हैं, तो उसे किराने की दुकान के उदाहरण से समझाइए। अच्छा। अगर विज्ञान में पौधों के बारे में बता रहे हैं, तो स्कूल के बगीचे में जो पेड़ है, उसे एक जीता जागता उदाहरण बनाइए। जब बच्चा अपने ज्ञान को अपनी दुनिया में इस्तेमाल होते हुए देखता है ना, तो वो ज्ञान उसका अपना हो जाता है, किताब का नहीं रहता। सही बात है। और R का मतलब था रोट लर्निंग, यानी रटने से मुक्ति। पर हमारे परीक्षा सिस्टम में तो आज भी बहुत कुछ याददाश्त पर ही निर्भर करता है ना? और एनसीएफ इसी दोहरेपन को खत्म करना चाहता था। उसने कहा कि बच्चों को जानकारी का गोदाम मत बनाओ, उन्हें सोचना सिखाओ, सवाल पूछना सिखाओ। जवाब रटाना शिक्षा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था, शिक्षकों और माता पिता दोनों के लिए। दस्तावेज में तो यहाँ तक लिखा है कि रटना पाप है। अच्छा, पाप, ये तो काफी मजबूत शब्द है। यहाँ पर तो एक शिक्षक की भूमिका ही पूरी तरह बदल जाती है। वो अब एक बॉस नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। एनसीएफ ने शिक्षक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, सुगमकर्ता। फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। हाँ। ये शब्द बहुत गहरा है। सुगमकर्ता मतलब जो रास्ता सुगम बनाए, आसान बनाए। वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो एक गाइड है जो बच्चे को ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। वो बच्चों के साथ मिलकर सीखता है। ये एक लोकतांत्रिक क्लासरूम की कल्पना है, जो LRED के आखिरी D यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आता है। एग्जैक्टली, जहां हर बच्चे की आवाज का सम्मान हो। तो NCF ने एक बहुत ही आदर्शवादी, एक खूबसूरत सपना दिखाया। लेकिन एक सपना तो सिर्फ एक दस्तावेज ही रहता है, जब तक उसे जमीन पर उतारने के लिए कोई कानूनी ताकत न मिले। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कोई भी आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने के लिए एक सिस्टम में कानून चाहिए होता है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे अध्याय में जाती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE। ये एनसीएफ के कैसे पढ़ाएं के सवाल से आगे बढ़कर बच्चे का हक क्या है का जवाब देता है। और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर अधिकार बना देने का मतलब क्या था असल में? इसका मतलब था कि अब बच्चे को स्कूल भेजना सिर्फ माता पिता की मर्जी नहीं है, ये सरकार का कानूनी दायित्व है। अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे स्कूल तक लाए और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। अच्छा। और दिव्यांग बच्चों के लिए तो ये उम्र सीमा 6 से 18 साल तक कर दी गई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। RT ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए जिन्होंने स्कूलों के काम करने का तरीका ही बदल दिया।
जैसे शारीरिक दंड पर पूरी तरह से रोक। हाँ, और ये सीधा एनसीएफ के डर मुक्त माहौल वाले सपने को कानूनी जामा पहनाता है। आरटीई की धारा 17 साफ कहती है कि बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड देना एक अपराध है। मतलब मुर्गा बनाना अब गैरकानूनी है। हाँ, वो दिन कानूनी तौर पर खत्म हो गए। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत सीधा है, जिसे मैस्लो भी समझाते हैं। एक डरा हुआ बच्चा कभी सीख नहीं सकता। उसका दिमाग अपनी सुरक्षा में लगा रहता है, पढ़ाई में नहीं। और एक और नियम था जिस पर बहुत बहस हुई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं करना। आलोचकों ने कहा कि इससे तो बच्चे और टीचर दोनों लापरवाह हो गए। ये एक जटिल मुद्दा था। देखिए, इस नीति के पीछे की भावना बहुत अच्छी थी। आंकड़े ये बताते थे कि बच्चे, खासकर गरीब परिवारों से, फेल होने पर स्कूल छोड़ देते थे, हमेशा के लिए। ओके, तो नो डिटेंशन का मकसद था बच्चों को सिस्टम में बनाए रखना। लेकिन ये भी सच है कि इसके लागू होने में कुछ कमियां रही। एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली के बिना इसे लागू करने से सीखने का स्तर प्रभावित हुआ। बाद में इसमें संशोधन भी हुए। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीति भी सही तैयारी के बिना उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाती। और आरटीई ने शिक्षकों की जिम्मेदारियों को भी साफ साफ बताया, जैसे छात्र शिक्षक अनुपात। ये तो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 तक ये 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, 30.1। 30.1। और उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 तक 35 बच्चों पर एक शिक्षक। साथ ही शिक्षकों के लिए हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना अनिवार्य किया गया, जिसमें पढ़ाने के साथ साथ तैयारी का समय भी शामिल है। तो एमसीएफ ने सपना दिखाया, आरटीई ने उसे कानूनी हक बना दिया। लेकिन 2009 के बाद से दुनिया बहुत तेजी से बदली। इंटरनेट, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरियों का पूरा स्वरूप ही बदल गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए तैयार था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 1986 में बनी नीति पर चल रहे थे। सोचिए, 34 साल बहुत लंबा समय होता है। हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत थी जो बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार करे। और यहीं से कहानी के तीसरे और सबसे ताज़ा अध्याय की शुरुआत होती है, नई शिक्षा नीति 2020। और इसका सबसे बड़ा बदलाव तो स्कूल की संरचना में ही कर दिया गया। ये जो 10+2 का सिस्टम था, उसे पूरी तरह से 5+3+3+4 में बदल दिया। ये सिर्फ नंबरों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? नहीं नहीं, इसके पीछे बच्चे के विकास की गहरी समझ है। पहला 5 साल फाउंडेशन स्टेज, जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, ये वो उम्र है जब बच्चे का 85% दिमागी विकास होता है। अच्छा। इसलिए यहाँ कोई भारी भरकम किताबें नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ खेल, कहानियां, संगीत। मकसद है बच्चे के अंदर सीखने की एक मजबूत नींव डालना। और उसके बाद का जो मिडिल स्टेज है, कक्षा 6 से 8, वो मुझे सबसे क्रांतिकारी लगता है। कक्षा 6 के बच्चे को कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे बढ़ईगिरी सिखाना, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? देखिए, इसके पीछे सोच ये नहीं है कि हर बच्चे को कोडर या बढ़ई बनाना है। सोच ये है कि किताबी ज्ञान और असल दुनिया के हुनर के बीच की दीवार को गिराना है। कोडिंग बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है, बढ़ईगिरी उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। ये पढ़ाई और काम को बराबर का सम्मान देना है। और आखिरी 4 साल में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की धाराओं को ही खत्म कर दिया गया है। मतलब एक छात्र फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल, यही तो आज़ादी है। अब सिस्टम तय नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ेंगे। आप अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और एक और बड़ी बात, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर देना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च साफ कहती है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। ये रटने के बजाय गहरी समझ पर आधारित शिक्षा की ओर एक ठोस कदम है। और मूल्यांकन के लिए भी परख नाम की एक नई संस्था बनाई गई है, राइट? जी, और रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री बनाया गया है। मतलब अब सिर्फ टीचर नहीं बताएगा कि बच्चा कैसा है, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके दोस्त उसका मूल्यांकन करेंगे। इससे बच्चों में आत्मविश्लेषण का कौशल विकसित होगा। पूरी नीति का सार है हाउ टू लर्न सिखाना, यानी सीखना कैसे है। तो हमने सिस्टम की बात की, कानूनों की बात की, नई संरचना की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में जो एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है, अगर वो सीखने के लिए अंदर से ही प्रेरित ना हो तो दुनिया की सबसे अच्छी नीति भी फेल हो जाएगी। निश्चित रूप से। और यहीं पर अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का पिरामिड इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। यह सिद्धांत हमें समझाता है कि कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा, काम करने के लिए प्रेरित क्यों होता है।
मैस्लो कहते हैं हमारी जरूरतें एक पिरामिड की तरह 5 स्तरों में होती हैं। एक के ऊपर एक। हाँ, और जब तक नीचे के स्तर की जरूरत पूरी नहीं होती, हम ऊपर के स्तर के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो पिरामिड के सबसे निचले तल पर क्या है? सबसे बेसिक जरूरत। शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, नींद, पानी। अब आप सोचिए, जो बच्चा घर से भूखा आया है, आप उसे क्लास में न्यूटन के नियम कैसे समझा सकते हैं? नामुमकिन है। उसका दिमाग तो सिर्फ रोटी के बारे में सोचेगा। हमारी जो मिड डे मील योजना है ना, वो सिर्फ एक पोषण योजना नहीं है। वो मैस्लो के पिरामिड के पहले स्तर को पूरा करने की कोशिश है, ताकि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो सके। सही बात है। और जब पेट भरा हो तब इंसान क्या चाहता है? तब वो सुरक्षा चाहता है, सेफ्टी नीड्स, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा। उसे एक ऐसा स्कूल चाहिए जहां उसे किसी बात का डर ना हो। आरटी का वो शारीरिक दंड पर रोक लगाने वाला कानून, वो सीधे सीधे इसी जरूरत को पूरा करता है। अगर बच्चा टीचर से डरेगा तो वो कभी सवाल नहीं पूछेगा और उसकी सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। और जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसके बाद तब उसे प्यार और अपनापन चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसे महसूस होना चाहिए कि उसके दोस्त हैं, उसके टीचर उसे पसंद करते हैं। एनसीएफ का ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर जोर देना इसी जरूरत को पूरा करता है, ताकि वो टीम में काम करना सीखें और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। इसके बाद आता है सम्मान। हाँ, स्टीम नीड्स। बच्चा चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसकी पहचान बने। जब एक टीचर क्लास में किसी बच्चे के काम की तारीफ करता है या उसे मॉनिटर जैसी कोई जिम्मेदारी देता है, तो उसकी ये जरूरत पूरी होती है। और पिरामिड के सबसे ऊपर शिखर पर है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो मंजिल है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता को हासिल करता है। वो जो कुछ भी बन सकता है वो बनता है। एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक अच्छा इंसान। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए। और एनईपी का छात्रों को अपने विषय खुद चुनने की आज़ादी देना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये बच्चे को एक इंसान के तौर पर समझने और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसे सीखने में मदद करने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। एक अच्छे शिक्षक को सिर्फ अपना विषय नहीं जानना होता, उसे अपने छात्र को भी जानना होता है। उसे समझना होता है कि उसका छात्र आज मैस्लो के पिरामिड के किस स्तर पर खड़ा है। क्या वो भूखा है, डरा हुआ है या अकेला महसूस कर रहा है। इन ज़रूरतों को समझे बिना असली शिक्षण असंभव है। तो आज हमने एनसीएफ के सपने से लेकर आरटीई के कानूनी हक तक और एनईपी की भविष्य की तैयारी से लेकर मैस्लो के मनोविज्ञान तक का एक पूरा सफर तय किया। और ये साफ है कि ये सभी एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बाल केंद्रित हो, लचीली हो और जो रटने की बजाय समझने और सीखने की क्षमता पर जोर दे। ये एक धीमी लेकिन बहुत मजबूत यात्रा है। और अब सोचने के लिए एक विचार। एनईपी 2020 ने कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल करके भविष्य की तैयारी की है। लेकिन जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया को बदल रहा है, हो सकता है आज के कई कौशल कल बेकार हो जाएं। तो अगली शिक्षा नीति को बच्चों में ऐसा कौन सा एक मानवीय कौशल विकसित करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जिसे एआई कभी भी कॉपी न कर सके।